राजनीतिक दल कर रहे थे वो अब समय आ गया है। आपको बता दें कि 48 घंटे बाद अब उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। आज चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हो गया। 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसके लिए सभी पार्टियों ने जी जान लगा दिया है, अपनी पूरी ताकत झोंक दी है मैदान में। ऐसे में हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि माहौल इन 4 सीटों पर क्या है, क्योंकि अब लालू प्रसाद यादव भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। हालांकि उनकी तबीयत खराब है, बावजूद उसके जब वो बेलागंज जाते हैं और भाषण देते हैं तो अब माहौल कुछ और ही बनता दिखाई दे सकता है। इसी सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद। जो भी दर्शक देख रहे हैं आपका भी स्वागत है और हमारे स्पेशल कार्यक्रम सियासी चर्चा में, और मैं आपके साथ वंदना। सर, सबसे पहला सवाल यही होगा कि 48 घंटे का वक्त है, चुनाव प्रचार प्रसार आज खत्म हो गया और अब क्या माहौल बन रहा है। सबसे पहले हम बेलागंज की बात करते हैं, क्योंकि बेलागंज एक तरफ वहां पर जो राजद है उसका प्रत्याशी है, जनसुराज ने भी अपने प्रत्याशी मोहम्मद अमजद को चुनावी मैदान में उतारा है, और जब लालू प्रसाद यादव जाकर वहां चुनाव प्रचार करते हैं तो क्या लगता है वहां सियासी समीकरण अब कैसे बैठेगा? देखिए वंदना जी, बेलागंज एक ऐसी सीट है जो 4 उपचुनाव बिहार में हो रहे हैं, उसमें बेलागंज ऐसी सीट है जिसमें सारे लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर है। न केवल लालू प्रसाद जिसका आप जिक्र कर रहे थे, नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर, तीनों लोग वहां पर फंसे हुए हैं। और जब तीनों लोग फंस गए हैं तो स्वाभाविक है कि वो हॉट सीट हो ही गई। तो सबकी नज़र, चारों में से जो पहली नज़र है वो बेलागंज पर है कि बेलागंज में क्या हो सकता है। क्योंकि बेलागंज ऐसी सीट है जहां पर प्रशांत किशोर के प्रत्याशी मोहम्मद अमजद जो है वो लड़ाई में है, मजबूती से है। ये आज की तारीख का फैक्ट है। जब चुनाव प्रचार आज खत्म हुआ है, जो माहौल है वो है कि मोहम्मद अमजद भी दौड़ में है। और जो आज सभा हुई है लालू प्रसाद की, वो सभा ने एक तरह से ये मैसेज दिया कि ये लड़ाई कितनी कठिन थी कि लालू प्रसाद को खुद जाना पड़ा, वहाँ पर भाषण हुआ और ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि भाजपा कोई ताकत नहीं है, माई पूरी तरह के आरजेडी के साथ है। लालू प्रसाद ने अपने वोटरों को ये भरोसा दिलाने की बेलागंज में कोशिश की है। जी, इसी के साथ साथ अगर इमामगंज की हम बात कर ले तो इमामगंज में भी ऐसा ही कुछ माहौल है। इमामगंज में भी लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। वहां पर भी जनसुराज ने अपने उम्मीदवार को उतारा है। खासकर प्रशांत किशोर लगातार इन 4 सीटों पर जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं। तो वहां का माहौल क्या कहता है? वहां के लोगों का झुकाव किसके तरफ ज्यादा नजर आ रहा है? देखिए, इमामगंज की लड़ाई बेलागंज से एकदम डिफरेंट है। इमामगंज में माई के वोटों में कोई डिवीजन नहीं है, वहाँ पर एनडीए के वोट में डिवीजन है। जो मांझी वोटर जीतन राम मांझी का है उसमें डिवीजन है, राजेश मांझी उसके कैंडिडेट है। तो वहाँ पे आरजेडी को एक उम्मीद है कि वो सीट हम निकाल सकते हैं। मजबूती से राजेश मांझी लड़ भी रहे हैं क्योंकि वहाँ डिवीजन का खतरा नहीं है। बेलागंज में तो कंप्लीट डिवीजन का खतरा है। यादवों में भी डिवीजन है, मुसलमानों में भी डिवीजन है, अपर कास्ट में भी डिवीजन है। तो नीतीश की पार्टी भी डरी हुई है और लालू प्रसाद यादव की पार्टी भी डरी हुई है। आपने खुद कहा कि सेहत ठीक नहीं, इसके बावजूद लालू यादव अपने आप को झोंक दिए चुनाव में। इसका मतलब होते हैं तो वो बोल भी नहीं पाते हैं, बावजूद इसके वहां वो जा रहे हैं भाषण देने। हाँ, इसका मतलब है कि जो जमीन से जो रिपोर्ट है, जो सर्वे की रिपोर्ट है, वो आरजेडी के पक्ष में नहीं है अभी तक। आज लालू प्रसाद गए हैं, माहौल बदला होगा और जो खबरें हैं कि माहौल कुछ बदला है, लेकिन जो अब आखिरी लड़ाई होनी है, आखिरी हथियार प्रहार होना है, उसमें अब समय नहीं है। इसीलिए वोटरों ने भी अपना मन लगता है लगभग बना लिया होगा कि बेलागंज में क्या करना है और इमामगंज में क्या करना है। इमामगंज में तो सीधी लड़ाई है हम और आरजेडी के बीच में, और बहुत ही कांटे की लड़ाई है। कोई भी वहाँ पर हार सकता है, कोई भी वहाँ पर जीत सकता है। सर, अगर रामगढ़ सीट की अगर हम बात करें तो वहां पर जगदानंद सिंह के बेटे को, अजीत सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। जनसुराज का भी उम्मीदवार है और बीजेपी की। तो वहां का माहौल क्या लग रहा है, किसके तरफ झुकाव है? क्योंकि हाल ही में तेजस्वी यादव भी वहां जाकर चुनाव प्रचार करके वापस लौटे हैं और प्रशांत किशोर तो वहां पर मौजूद ही है। देखिए, आज ही बड़ी रैली वहाँ पर हुई है। दीपांकर भट्टाचार्य भी थे और तेजस्वी यादव थे, मुकेश सहनी, सब लोगों ने एक बहुत अच्छी सभा की रामगढ़ में। लेकिन मूल सवाल यही है कि जब आपके कोर वोटर में अगर डिवीजन होगा तब आपकी स्थिति क्या होगी।
वहाँ भी जो बसपा का कैंडिडेट है पिंटू यादव, उन यादव वोटों में जो सेंधमारी पिंटू यादव कर चुके हैं, उसका क्या इलाज है आरजेडी के पास? ये सही बात है कि जगदा बाबू का हर जात बिरादरी में वोट है, सुधाकर सिंह का अपना वोट है, उनका अपना व्यक्तित्व है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन जब मेजर पार्ट हटने लगता है ना तो फिर क्षतिपूर्ति करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अभी 48 घंटे का समय है, मेहनत करने का और समय है आरजेडी के पास, लोगों को समझाने का समय है। लेकिन जो हाथी जिस मदमस्त हाथ चाल से चल रहा ना रामगढ़ में, उस चाल को थोड़ा सा गड़वाना बड़ा अभी आज की तारीख में मुश्किल लग रहा है। देखिए अब वोटर क्या करते हैं, लेकिन जो फील्ड से जो सूचना है वो है कि हाथी की चाल बहुत मदमस्त वहाँ पर है, वो मजबूती से चल रहा है। कमल को वो कुचल पाएगा कि नहीं कुचल पाएगा, क्योंकि कमल भी खिलने के लिए बेताब है। एक बहुत ही मजबूत लड़ाई है और इसको ट्रिब्यूनल फाइट में बदल रहे हैं आरजेडी और लालटेन छाप, तीनों में एक बहुत ही मजबूत लड़ाई है। प्रशांत किशोर वहाँ कोई फैक्टर अभी तक के तारीख में नहीं है, इसी तीनों में लड़ाई होनी है। 1, 2, 3 का फैसला होना है। देखिए जनता क्या फैसला सुनाती है। जी, तरारी विधानसभा सीट की अगर हम बात कर ले तो वहां पर भी जनसुराज के उम्मीदवार किरण सिंह हैं। एनडीए से विशाल प्रशांत को रखा गया है, जो कि भाजपा से उम्मीदवार वहां पर उतरे हैं मैदान में। उनको भी लेकर कई तरह के सवाल भी उठे थे कि वो हथियार के साथ नजर आए थे, बीजेपी अपराधियों को आगे बढ़ा रही है, अलग अलग तरह की बातें की गई थी। वहीं भाकपा माले से राजू यादव है, तो वहाँ किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? देखिए एक चीज़ समझने की कोशिश है वंदना जी, जो प्रशांत किशोर कहते थे कि अलग हम राजनीति करेंगे बिहार में। देखिए जो उपचुनाव में जो भी प्रचार हुआ और अब जो वोटरों का मूड बना है वो एक जातीय दायरे के अंदर ही बनता हुआ है। आप जिस सीट की चर्चा कर रहे हैं वहाँ पर अगर कविता सिंह को अगर वोट मिल रहा है तो ये मत समझिए कि प्रशांत किशोर के कैंडिडेट के रूप में कविता सिंह को वोट मिल रहा है वहाँ पर। वो चूँकि राजपूत बिरादरी से आती हैं, किरण सिंह या कविता सिंह कुछ नाम है उनका, किरण सिंह नाम है, तो वो उनको वोट कर रहे हैं क्योंकि राजपूत बिरादरी से आ रहे हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि जो प्रशांत किशोर कह रहे थे कि हम जाति की राजनीति नहीं करेंगे, तो वो भी जाति की राजनीति पर ही उतारे? वो उतरे ना उतरे, उन्होंने तो कह ही रहा कि हम जाति की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन आपका जो कंसेप्ट है वो वोटर तक पहुंचेगा, कन्विंस वोटर होंगे तब ना भाई। आप अपने आप को कन्विंस कर सकती हैं, लेकिन अगला आदमी भी कन्विंस होगा तब तो। अगला आदमी तो देख रहा है कि हमारे जात का कौन प्रत्याशी है, कौन मेरे लिए क्या कर सकता है। देखिए वहाँ की सीट की जब चर्चा करिए तो ये चर्चा भी जरूरी है कि वहाँ भी माई में डिवीजन नहीं है। डिवीजन है तो अपर कास्ट वोटरों में, चाहे वो भूमियारों में हो, चाहे राजपूतों में हो, चाहे ब्राह्मणों में हो, वहाँ डिवीजन है। तो वहाँ संकट में दूसरी पार्टियाँ हैं, बीजेपी है, ना कि माले के कैंडिडेट है। माले के कैंडिडेट अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ रहे हैं और देखिए क्या फैसला होता है 1, 2, 3 का। हमको तो लगता है सीधी लड़ाई वहाँ पर है दोनों के बीच में, अब आगे जो निकल जाए। आपने पहले ही कहा कि बेलागंज हॉट सीट बनकर उभर रहा है, ऐसे में सवाल ये भी उत्पन्न हो रहा है कि लगातार वहां पर तेजस्वी यादव मौजूद है, अड्डा जमाए बैठे हुए हैं, प्रशांत किशोर भी टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसे में लालू यादव को क्यों जाना पड़ा? क्या मुसलमान तेजस्वी यादव के बस के नहीं है, या फिर जिस माई समीकरण की बात लालू यादव करते हैं और तेजस्वी यादव ने हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान माई बाप दोनों समीकरण को साथ लेकर चलने की बात कही थी, क्या उसका असर हुआ कि मुसलमान तेजस्वी से नहीं माने और लालू यादव को मैदान में उतरना पड़ गया? देखिए बहुत ही सही सवाल आपने पूछा हमसे और इसका जवाब मैं दे देता हूं तसल्लीबख्श तरीके से कि ये जो बाई इलेक्शन है जहां की आप बेलागंज की चर्चा कर रहे हैं, उस बाई इलेक्शन के रिजल्ट से बहुत चीज़ें तय होनी है। खासकर 25 का जो आम चुनाव होगा उसके लिए बहुत सारी चीज़ें तय होनी है। क्या तय होनी है कि माई का वोट किसके पास है। माई का वोट को एक मुश्त करने में क्या लालू यादव खुद भी उतर गए, फिर भी माई का वोट एकजुट रहा या नहीं रहा, इसका भाई टेस्ट होना है। ये टेस्ट होना है कि जो अपर कास्ट वोटर है, जो भूमिहार वोटर हैं, राजपूत वोटर हैं, क्या वो बीजेपी के साथ हैं, ये भी तय होना है। क्या वो जेडीयू के साथ है, ये भी तय होना है। तो ये सब चीज़ें जो बेलागंज में है, क्या जो भाजपा का कैडर है वो जेडीयू को वोट कर रहा है बेलागंज में? मनोरमा देवी को वोट अगर अपर कास्ट का नहीं मिला, जो बीजेपी का कैडर वोट है उसका नहीं मिला, तो अब तो फिर एनडीए के सेहत पर असर पड़ेगा ना भाई, कि भाई कैसा गठबंधन है कि आप वोट ही ट्रांसफर नहीं करा पा रहे हैं। अकेली सीट पर जनता दल यूनाइटेड लड़ रही है, अगर वो एक सीट भी उसके हाथ से अगर निकल गई, बिहार में 25 का चुनाव है,
तो वो क्या आगे मैसेज देगी अपने कार्यकर्ताओं कैडर को कि आप ये गठबंधन क्यों बना के रखे हुए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बेलागंज में बहुत सारे टेस्ट होने हैं। माई समीकरण का टेस्ट होना है, अपर कास्ट के मूड का टेस्ट होना है, बीजेपी जेडीयू के रिलेशन का टेस्ट होना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर का अपना टेस्ट होना है कि प्रशांत किशोर किसका खेल बिगाड़ सकते हैं, बना सकते हैं, या किंग मेकर की भूमिका में खुद प्रशांत किशोर आ जाते हैं। इसका भी टेस्ट बेलागंज के चुनाव में होगा। इसलिए शुरुआत में ही मैंने कहा था कि बेलागंज पर ही सबकी नज़र है। 4 चुनाव हो रहा है, लेकिन नज़र बेलागंज के रिजल्ट पर होगी कि वहाँ का रिजल्ट होता क्या है, क्योंकि आगे की जो बिहार में सियासत होनी है उसका पहला चैप्टर बेलागंज बाय इलेक्शन में लिखा जाना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत धन्यवाद। तो जो मैं दर्शक देख रहे हैं, आपको हम बता दें कि अब 48 घंटे बाद वोटिंग होगी और फिर 23 नवंबर को परिणाम सामने आ जाएगा और मालूम चल जाएगा कि किस राजनीतिक पार्टी का कौन से जगह पर, कौन से क्षेत्र पर कितना असर रहा। जो ताकत लगाई जा रही है उसका कुछ प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा, और आज जब लालू यादव बेलागंज में उतरते हैं उसका क्या असर होता है ये भी देखने को मिलेगा। साथ ही प्रशांत किशोर जो दावा कर रहे हैं कि चारों सीट पर वो जीतने जा रहे हैं, ये कितना सच साबित होता है, ये सभी सवालों का जवाब अब 23 तारीख को ही मिलेगा। बाकी और भी ऐसे अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।